बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर्स एग्जाम्पल 6.2 को सॉल्व करेंगे और जिसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो ये हमने एग्जाम्पल 6.1 में भी देखा था कि ये एक्चुअली डायग्राम है फॉर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के। और आमतौर पे जैसे आपको पता है कि हम सिर्फ एक फेज को डील करते हैं पर फेज यूनिट, तो इनमें से एक ले लिया हमने और ये उसकी फील्ड सप्लाई है। लेकिन आमतौर पर फॉर सिंप्लीफिकेशन फील्ड सप्लाई को भी नहीं शो करते, सिर्फ इस डायग्राम को लेके चलते हैं। और यहाँ से बाई KVL ये 2 वोल्टेज इक्वेशन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब 6.2 एग्जाम्पल में कह रहा है कि 208 वोल्ट 45 kVA 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग डेल्टा कनेक्टेड मोटर है। तो डेल्टा कनेक्शन इस तरह से होता है, मोटर के कनेक्शन आप इन शेप ऑफ अ डेल्टा आपने कर देते हैं। और डेल्टा कनेक्शन का जो है में एक पॉइंट वो ये है कि V टर्मिनल जो कि गिवन होता है, जैसे यहाँ पे जो भी वोल्टेज है ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, और V फेज ये V फेज है। तो डेल्टा कनेक्शन में V टर्मिनल और V फेज बराबर होता है इस जैसे मोटर कनेक्टेड है या सोर्स कनेक्टेड है। और करंट उसका ऑपोजिट होता है, लेकिन हमें इससे इंटरेस्टेड नहीं, मेनली हम इसमें इस सवाल में इंटरेस्टेड है। और ये कुछ इसके पैरामीटर्स दिए हैं जो हमने निकालने हैं इसमें, और ये हम जब आगे चलेंगे तो इनको बारी बारी देख लेंगे। तो अब हमारे केस में क्या होगा कि जो V5 208 वोल्ट होगा। अब आते हैं हम इसके पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है जी स्केल द इनिशियल फेजर डायग्राम ऑफ दिस मोटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ IA एंड EA। तो फेजर डायग्राम हमने बनाना, ये कुछ इस तरह से होता है फेजर डायग्राम। इसमें आप आर्मेचर करंट प्लॉट करते हैं, इसमें आप जो इनपुट वोल्टेज इस केस में जिसको हम V फेज कहेंगे मोटर के केस में, इसको एज ए रेफरेंस लिया जाता है यानी जीरो लाइन पे। और उसके साथ फिर जो EA यानी जनरेटेड वोल्टेज है या मोटर के केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज है या बैक EMF है, उसको प्लॉट करते हैं। और साथ ही ये JXIA यानी जो ड्रॉप यहाँ पे होता है इसके रिएक्टिव वाइंडिंग में, उसको भी प्लॉट करते हैं। और ये हमें पता है वोल्टेज इनपुट इक्वेशन का ये फार्मूला है, 3 फेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी ये सिंगल फेज का यानी V इनपुट V5 करंट जो आर्मेचर करंट और कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम IA निकाल सकते हैं, ये IA सबसे पहले हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Vin इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि आप जो 6.1 एग्जाम्पल है उससे आप डाटा ले सकते हैं। तो हम 6.1 एग्जाम्पल में हमने Pin कैलकुलेट किया था 13.69, ये वहाँ से एग्जाम्पल से मैंने कॉपी कर दिया 13.69। तो Pin आ गया 13.69। V फेज जैसे अभी बताया हमने कि ये 208 वोल्ट है, और फिर कोसाइन ऑफ थीटा हम लेंगे पावर फैक्टर से। तो पावर फैक्टर 0.8 गिवन है, तो वहाँ से हम कोसाइन ऑफ थीटा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दिया हमने, Pn के वैल्यू पुट कर दिया 3V फेजर, और कोसाइन ऑफ थीटा 0.85 है, सॉरी 0.85 को हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा करंट आ गया 25.8 एम्पेयर। अब इस करंट को हमने यहाँ प्लॉट करने के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, इसका एंगल भी चाहिए हमें। तो एंगल हम ये कॉस कोसाइन ऑफ थीटा गिवन है, यहाँ से हम एंगल निकालेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 0.85 31.8। तो यानी इस रेफरेंस से 31.8 पे आप IA को प्लॉट करेंगे। तो कंप्लीट फेजर फॉर्म में IA का इक्वेशन ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड और ये एंगल। नेगेटिव साइन हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो पावर फैक्टर दिया गया था वो 0.85 लैगिंग है, तो इसलिए नेगेटिव साइन डाल दिया। तो अब आ जाते हैं पहला प्लॉट। ये तो हमारा रेफरेंस हो गया 208, और उसके साथ -31.8 पे हमने
आई ए को प्लॉट कर दिया, आर्मेचर करंट। अब आई ए तो हमने प्लॉट कर लिया था, यहाँ पे आगे चलने हैं, हमने ई ए को प्लॉट करना है। तो ई ए का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और इसमें तमाम चीज़ें हमें मालूम है। ये रेफरेंस वोल्टेज 208 है, एक्स एस क्वेश्चन में दिया गया है 2.5, ये करंट अभी हमने निकाला। तो यहाँ से सॉल्व करके ई ए आ गया 182 माइनस 17.5 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम उसको प्लॉट कर लेंगे और वो कुछ इस तरह से होगा कि ये हमने प्लॉट कर दिया 182 और माइनस ये एंगल हमने ले लिया माइनस 17.5। अभी ये जो हम प्लॉट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली स्केल तो हमें नहीं पता, इसलिए हमें पता नहीं कि ये कहाँ पे जाके एंड होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा बड़ा आप ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब थर्ड आइटम रह गया कि इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए एक टेक्निक जो मैंने एग्जांपल 6.1 में यूज़ किया था, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वो टेक्निक ये है कि देखिए जो इसमें करंट है उसके वही फेज है जो आई ए, यानी आई ए आर ए के सेम डायरेक्शन सेम फेज जो करंट आई ए के, यानी ये आई ए है। तो अब इस पॉइंट पे हम एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये आई ए आर ए हो गया। लेकिन आमतौर पे आर ए की वैल्यू बहुत कम होती है, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो हम प्राइमरीली हम इसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं कि इसके फेज क्या होगा। तो अब आपको ये पता है कि रियल और रिएक्टिव में 90 डिग्री फेज का फ़र्क होता है। तो इससे 90 डिग्री पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जहाँ इस लाइन को टच करे वो इसके एंड पॉइंट होगा, दोनों का ही, इसके भी और इसका भी। तो अब ये हमारा हो गया जे एक्स आई ए और इसके एंड पॉइंट ये है ई ए के। तो ये पहला फेजर डायग्राम क्वेश्चन नंबर ए के लिए ड्रॉ हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरे में कह रहा है कि इफ द मोटर फ्लक्स इज इंक्रीज्ड बाय 25%, स्केच द न्यू फेजर डायग्राम एंड व्हाट आर द ई ए आई ए एंड द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका असर क्या हुआ जब आप फ्लक्स इंक्रीज कर देते हैं 25%। नोट दैट इंक्रीज इन द फील्ड करंट, अब फील्ड करंट और फ्लक्स इंटरलिंक्ड है, जब आप फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन द फील्ड करंट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए, तो ई ए बढ़ जाएगा इसमें, बट डज नॉट अफेक्ट द रियल पावर सप्लाइड बाय द मोटर। तो रियल पावर सप्लाइड जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ हमने ये देखना है कि जब फील्ड करंट आप इंक्रीज करेंगे या फ्लक्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए विल इंक्रीज। उसको कैसे लिखेंगे? इफ अ फ्लक्स इज इंक्रीज बाय 25%, देन ये फार्मूला भी है, ई ए इज के फ्लक्स ओमेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड है। सो ई ए विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 25%। तो ई ए की जो भी वैल्यू पहले 1.25 वैल्यू गिवन था, उसको हम 25% से ई ए की जो वैल्यू है 182, इसको हम 25% से इंक्रीज कर लेंगे, यानी 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके ये हमारा न्यू वैल्यू आ गया। अब इसको हम आसानी के लिए, चूँकि अब 2 सर्किट्स आ गए, तो इन तमाम को हम E A2 IA2 एट्सेट्रा लिखेंगे और पहले वाले को EA1 IA1 वगैरह लिखेंगे। आगे हम देखते हैं। तो ये आ गया जी। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें, हमें ये लाइन तो हमें पता है, EA के मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, लेकिन हमें इसके एंगल नहीं पता। और IA ऊपर है कि नीचे है हमें ये भी नहीं पता, तो अभी कन्फ्यूजन है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। हाँ, अलबत्ता अब ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होने करनी चाहिए पहले कि अब ये IA की वैल्यू क्या है और ये एंगल थीटा कितना है। वी डोंट नो वेदर IA हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, तो क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये भी हमें नहीं पता। हाँ, अलबत्ता EA को हम गेस कर सकते हैं कि इससे पहले जो EA था, EA1 जो पिछले A पार्ट A में, उसके एंगल था -17.5।
तो इसका मतलब है कि EA2 भी कोई नेगेटिव साइड पे ही होगा, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइड पे ड्रॉ किया, पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ नहीं किया। लेकिन अभी हमें इसका एंगल मालूम करना है। अच्छा, तो अब ये दोनों हमारे आ गए। ये पार्ट 1 के जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, और देखिए मैंने बताया जैसे हमने सफिक्स को चेंज कर दिया विद ए, तो अब इसको हम डेल्टा ए कह रहे हैं, इसको I1 ए कह रहे हैं, इसको E1 ए कह रहे हैं, और जो दूसरे वाले का जो है उसको हम EA2 कहेंगे, IA2 कहेंगे, डेल्टा 2 कहेंगे। V दोनों में सेम है तो V को हम V5 रखेंगे। अच्छा, अब इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इसको इन्वर्ट कर लिया, ऊपर कर दिया इसको, और यहाँ पे एक्चुअली जो चीज़ समझने वाली है वो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये क्या है। इसको देखिए यहाँ पे कि हमें ये पता है कि जो ये ट्रायंगल से आपने देखा है कि एडजेसेंट है और ऑपोजिट है और हाइपोटेनस है, तो इनका रिलेशन क्या है कि ऑपोजिट हाइपोटेनस, ऑपोजिट बराबर है हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। तो ये जो ऑपोजिट है इसको, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ये बराबर होगा ये हाइपोटेनस जो कि EA1 है और साइन ऑफ थीटा ये एंगल है, इसका नाम हम ये दे देंगे। और इसी तरह जो दूसरे ट्रायंगल में भी ये हो जाएगा EA2 साइन थीटा 2। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि पावर विल रिमेन सेम, उस पर हम आ जाते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा जो था ये, अब यहाँ पे देखिए कि जब आप दोनों को कंबाइन करके ड्रॉ कर लेते हैं ये पॉइंट, तो ये जो पावर है प्रोपोर्शनेट टू P है, यानी इसका मतलब ये है कि EA2 साइन थीटा और EA1 साइन थीटा ये दोनों बराबर हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल सर्किट में, उसमें भी हमने इन दोनों को ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी भी हमने ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे थे, ये हमने बता दिया कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ से द पावर सप्लाइड टू द लोड मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी इसका जिक्र किया था। सिंस द डिस्टेंस ये साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द पावर, यानी दोनों में ये प्रोपोर्शनल टू पावर है। द डिस्टेंस ऑफ द फेजर डायग्राम मस्ट बी इक्वल या कांस्टेंट। तो इस लॉजिक से अब हम ये लिख सकते हैं कि EA साइन थीटा 1 यानी ये बाजू बराबर है EA2 साइन थीटा 2। और अब यहाँ से हम सबसे पहले तो हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा 2। तो ये आई होप आप इसको निकाल सकते हैं। इसको हम यहाँ लेकर गए, साइन ऑफ इनवर्स ले लिया। अब देखिए मैग्नीट्यूड EA1 का भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड EA2 का भी हमें पता है, और थीटा 1 हमने पहले मालूम कर लिया था 17.5, तो थीटा 1 भी हमें पता है। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा थीटा 2 आ गया 13.9, सो माइनस 13.9 थीटा 2 आ गया। अब थीटा 2 को किसके साथ लिखते हैं? EA के साथ लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ EA इन फेजर फॉर्म, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका एंगल हो गया। ओके, EA तो आ गया। अब हमने IA निकालना है, क्योंकि हमें एक करंट जो भी है IA2 जहाँ पे भी है उसको निकालना है। तो उसका ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि V5 माइनस EA2JX। अभी तमाम वेरिएबल्स हमें पता है, ये यहाँ से आया इस फॉर्मूले से। ये तमाम वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हमारा IA2 आ गया। तो ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और अब इसका एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल है। तो आइए हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर ड्रॉ की, बल्कि तीन चीज़ें। एक तो EA2 के साथ इसका हमने एंगल लगा दिया, दूसरा ये जो डेल्टा 2 है माइनस 13.9 इसको लिख लिया, और थर्ड IA को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा, पहले सवाल में हमने ये तो निकाल लिया था। अब यहाँ बाकी क्या रह गया है कि इसके जो सेकंड वाला पोर्शन है, क्वेश्चन है, उसका JXIA2 वो अभी हमें नहीं पता, तो उसको भी हमें उसी तरीके से मालूम करना जिस तरह से हमने पहले क्या निकाला था। क्या तरीका है?
अच्छा, इस सवाल का जो एक पोर्शन रह गया था आखिरी, उन्होंने कहा था जी फाइंड द मोटर्स पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होगा? कोसाइन ऑफ थीटा, जो न्यू हमारे पास वैल्यू आया इसका करंट का, तो क्योंकि थीटा अब हम लेते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज तो ये 0 है, उससे करंट 13.2 है, तो कोसाइन ऑफ 13.2 यानी 0.974, और ये चूँकि पॉजिटिव है तो ये लीडिंग हो गया। तो ये सवाल तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अभी फेजर प्लॉट हमारा रहता है, हमने JX को प्लॉट करना है। तो अब JX को कैसे हम प्लॉट करेंगे? वही टेक्निक कि IA के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और उससे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और जहाँ पे ये टच करे इस लाइन को वही हमारा JXA2 होगा, और वही इस लाइन की एंड पॉइंट भी होगा। तो अब इसके साथ अब इस डायग्राम में भी हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अब हमने JX2 को ड्रॉ कर लिया, और यही हमारा फाइनल फेजर डायग्राम हो गया। तो ये पार्ट 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3। पार्ट 3 में कह रहा है assume that the flux in the motor varies linearly with the field and plot IA and IF of the synchronous motor। तो अब इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि EA is proportional to IF, और इसको हम कैसे फिर लिखेंगे? हम इसको इक्वेशन के टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं कि EA2 डिवाइडेड बाई EA1 इज इक्वल टू IF2 डिवाइडेड बाई IF1, और यहाँ से हम ये इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। EA1 182 था और IF1 4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि IF अगर 4 हो तो तब आप इसको क्या करेंगे। तो ये जैसे ये दिया हुआ है ये दोनों। अब यहाँ से हमने EA2 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ EA2 हमने निकाल लिया, ये रिलेशन आ गया। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से आ गया। अब हम आ जाते हैं आगे, इसके एंगल जो है डेल्टा 2, उसका भी यही फार्मूला था हमारे पास, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो ये सिर्फ प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका हम फेज एंगल निकाल लेंगे, और उसके बाद IA इस फार्मूले में डाल के निकालेंगे। तो अब जब आपने प्लॉट करना है, फ़र्ज़ करें आप इसको एक तो मैटलैब से फॉर्म दिया हुआ बुक में तो आसान है, लेकिन अगर आप मैनुअली आपको शौक है करने का तो आप क्या करेंगे? कोई एक वैल्यू लेंगे IF के, यहाँ से आप E वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से डेल्टा के वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से आपका EA2 मालूम हो जाएगा, इस फार्मूले में डाल के करंट निकालेंगे। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द फील्ड करंट आपको आर्मेचर करंट के एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल प्लॉट आपको इस शेप में मिल गया। अब इसकी थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि जहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट पे हो वहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी होती है, और ये रियल पावर सिर्फ ये शो कर रहा होता है, रियल पावर सप्लाइड या कंज्यूम्ड टू द मोटर। और अगर इससे पहले आते हैं आप, यानी जब फील्ड करंट कम हो इससे, तो दिस मोटर बिहेव्स लाइक ए इंडक्टर या नॉर्मल मोटर के तौर पे बिहेव्स। आर्मेचर करंट इज लैगिंग कंज्यूमिंग द रिएक्टिव पावर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो एप्लीकेशन है इस मोटर के, वो यहाँ पे आ जाता है इसके आगे। यहाँ पे द आर्मेचर करंट इज लीडिंग सप्लाइंग Q to the power system and behaves like a capacitor। तो इस सिंक्रोनस मोटर की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एज ए कैपेसिटिव बैंक, जहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग होता है इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे एक आप सिंक्रोनस मोटर लगा देते हैं बड़े साइज़ के, और उसको आप इस रेंज में ऑपरेट करते हैं और उसका फील्ड करंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो दिस एक्ट्स लाइक ए कैपेसिटर। तो इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर बैंक आप इस सिंक्रोनस मोटर को एज ए कैपेसिटर बैंक यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।